दो चार होना पड़ा है। तो क्या इसे हुकूमत वक्त के खिलाफ रेफरेंडम ही समझा जाए, जैसे पीडीएम कह रही थी कि बाई इलेक्शंस में हुकूमत के खिलाफ रेफरेंडम आ जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच रेहान। आप मुझे बताएंगे कि पहले इन तीनों हलकों में कौन कौन जीता हुआ था? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहां पे पहले मौजूद थी या उनका कैंडिडेट था जिसको हरा के? आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 4 गुना वोट कम पड़े हैं जितने 2018 के अंदर पड़े थे। मेरा सवाल यह है, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत कम हुई है? जी, अब मैं आपको जवाब दे दूं। अब आपने काफी बेहतर सवाल किया, मैं जरा जवाब दे दूं। देखिए, दो तो हलके हैं सिंध के, और सिंध में जो कल हमने मनाजिर देखे, मेरे पास तो और भी बहुत सारी फुटेजेस मौजूद हैं जो आप लोगों ने नहीं दिखाए मगर हम तक पहुंचते रहे, जो हमारी ख़वातीन पे वहाँ पे जो जा रही थी कैंपेन करने, जिन पे अटैक हुआ या जो वहाँ पे मॉनिटरिंग करी थी हलीम आदिल शेख साहब के ऊपर, जिस किस्म का एक फ्रिवलस किस्म का मुकदमे बना के और उनको ले जाया गया है। दूसरी तरफ पशीन की बड़ी शोर शराबा मच रहा था। पशीन की यही सीट पहले MMA के पास थी। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अपनी केचली बदली है और उस पे JUIF का ठप्पा लगा के तो दोबारा उसी सीट पर से अपने बंदे को लेकर आ गए हैं। तो PTI तो पहले ही इन हलकों में मौजूद नहीं। दूसरी बात, आपने कहा जी 4 गुना कम हुई है। देखिए, मैं सिर्फ ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर यही तसलसल अगर सेनेट के अंदर भी जारी रहता है तो फिर हुकूमत के लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगी। आप गलत स्पिन ना दें। एक मिनट जरा मेरी बात सुन लें। ज़िमनी इंतखाबात में नॉर्मली कम वोट पड़ता है और लोग इंटरेस्ट नहीं इतना ले रहे होते। ज़्यादातर यही है कि जहाँ पे पहले से 12 सालों से सिंध की हुकूमत है, वहाँ तो वैसे भी इंडिपेंडेंट, फेयर और फ्री इलेक्शन का कोई कॉन्सेप्ट मुश्किल से ही नज़र आता है। लेकिन बहरहाल इसको रेफरेंडम में अगर आप कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो फिर रेफरेंडम ही करवा लेते हैं डायरेक्ट पूरे पाकिस्तान से। ये बहानों से और आने बहानों से इधर उधर से रेफरेंडम कराने की क्या जरूरत है? अच्छा, चले मुझे फिर ये बताइए कि अगर सेनेट के अंदर ये तसलसल बता दिया कि अवाम ने PDM को कैसे रिजेक्ट किया। अगर सेनेट इंतखाबात के अंदर कुछ ऐसे नताइज सामने आते हैं तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कितना मुश्किल हो जाएगा? क्योंकि बादी नजर में तो ये दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सीक्रेसी ऑफ बैलेट की हामी इसलिए है कि कहीं ना कहीं कोई कंफ्यूजन मौजूद है, अनसर्टेनिटी जो है वो लूम कर रही है। देखिए, बादिल नज़र में तो बहुत क्लियर नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने जो मंशूर है और जो उनकी ज़ुबान है पहले दिन से कि एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम होना चाहिए, और हमारे धरने की पूरी रीज़न ही यही थी कि रिफॉर्म्स होनी चाहिए, इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से होना चाहिए। बारहा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ये आवाज़ उठाते रहे। 2015 में इमरान खान तो वज़ीर आज़म नहीं थे, नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे। जब उस वक्त रिफॉर्म की बात हुई, सबसे पहले उन्होंने नून लीग को एंडोर्स किया। 2006 में तो पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मिलकर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की 23वीं शिक्ल बनाई थी। उस वक्त तो PTI किसी ऐवान में ही मौजूद नहीं थी। और 2019 में एहसन इकबाल साहब ने आके कहा था आइडेंटिफाइबल बैलेट होना चाहिए सेनेट में। तो हम तो हमेशा उस प्रोसेस को एंडोर्स करते हैं जिससे रिफॉर्म हो, ट्रांसपेरेंसी हो। देखिए कमल साहब, बड़ी अच्छी बात है, ये बड़ी अच्छी बात है कि हॉर्स ट्रेडिंग को कंडेम करना चाहिए, ये मंडियां खत्म होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है और प्रिंसिपली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल ठीक कह रही है। लेकिन दूसरी तरफ आपके पार्लिमानी बोर्ड जिन अफराद को सेनेट में उम्मीदवार बना के उतार रहे हैं, जिन इलेक्टेबल्स को उतारा जा रहा है, खासतौर पर वो शहराम तरक्की के वाले साहब हो, वो आतिफ खान के कजन हो, वो सिंध से जो है फैसल वोडा साहब हो या सैफुल्लाह अबड़ू साहब हो, तो उससे तो तासुर फिर यही मिलता है ना कमल शोजब साहिबा कि उन लोगों को उतारा जा रहा है जो बेहतर तौर पे वोट खरीद भी सकें। देखिए जी, इस दर अगर वोट खरीदने हो ना तो फिर इनसे भी ज़्यादा बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं। फौजिया अरशद साहिबा, उसके अलावा जनाब सैफुल्लाह नियाजी साहब, एजाज चौधरी साहब, ओन बप्पी साहब और बहुत सारे हमारे जो नजरियाती फलक नाज साहिबा, और एक लंबी लिस्ट है जो हमारे सारे वर्कर्स हैं। ये तो बेचारे ना खरीद सकते हैं ना बेच सकते हैं। और इलेक्टेबल्स की तो सेनेट में वैसे भी बात नहीं होती। आप दूसरी तरफ देखें, मुशाहिदुल्लाह साहब जो सदियों से गुलाम दर गुलाम चले आ रहे हैं, नाम तो देखें। शहादत साहब आ रहे हैं जनाब, जो एकम्प्लिस रहे हैं उज़ैर बलोच साहब के, उन पर किसी ने सवाल नहीं उठाया। रहमान मलिक साहब फारिग हो गए, सवाल नहीं उठाया। पलवशा साहिबा को चकवाल से कराची बुला लिया जाता है, सवाल नहीं उठते हैं। तो एक तो लंबी लिस्ट है। और वो जो सैफुल मलूक होकर साहब हैं, उनकी क्या स्टैंडिंग है, क्या उनके सुरखाब के पर मेरे पास चंद सेकंड से मुझे ब्रेक पे जाना है। तो ये सवाल तो बनता है, बैलेंस हमेशा होना चाहिए। PTI तो बड़ा ओपनली अपने तमाम कारकुनों का जवाब भी दे रही है और बड़ी अच्छी बात है। इस वक्त जिस कांटेदार मुकाबले का जिक्र हो रहा है वो वफाकी दारुल हुकूमत का है, लेकिन दूसरी साइड पर तो हमें वही लोग नजर आते हैं। और सबसे ज्यादा यूसुफ रजा गिलानी साहब, मैं उसी तरफ आना चाह रहा हूं। किसी अपने यूसुफ रजा गिलानी के आए हुए
हार दिया हुआ जो था डोनेशन में, उसको भी नहीं जिन्होंने छोड़ा, उस पे कोई सवाल नहीं है। पिटीशन आपने चैलेंज किया ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, तो पिटीशन कर दी। मुझे क्विकली बता दीजिएगा, मुझे एक्चुअली ब्रेक पे जाना है, चंद सेकंड्स है मेरे पास। मुझे बताइए कि पीडीएम तो बड़ी होपफुल है कि यूसुफ रजा गिलानी जो है वो ये सीट निकाल लेंगे। क्या हफीज शेख को कैसे कामयाब कराएंगे, क्योंकि वहां से आमिर लियाकत साहब और चंद लोग वो बता रहे हैं कि जो हफीज शेख साहब को वोट नहीं देने जा रहे हैं। देखिए, पीडीएम तो पहले इस्तीफे भी दे रही थी, पीडीएम तो सिंध हुकूमत भी छोड़ी थी, पीडीएम तो 31 दिसंबर को वजीर आजम को भी फारिग करके बैठी हुई थी। तो पीडीएम के तो क्या ही कहने, अभी आगे आगे देखिए होता क्या। जिस वक्त यूसुफ रजा गिलानी साहब को नून लीग ने यू टर्न लेके और छोड़ जाना है बीच में, और इनके 39 से 40 वोट फारिग हो जाएंगे, फिर हम आपको पूछेंगे कि क्या होता है और क्या नहीं होता है। हमारे जितने लोग मौजूद हैं ऐवान में, उससे ज़्यादा ही वोट आके दे देंगे। अगर ज़मीर की आवाज़ पे ही वोट देने तो मेरा ख्याल है जिनको चोर चोर मुजरिम मुजरिम डिक्लेयर करवाते रहे नून लीग वाले और जाके बाहर जलसे जुलूस करते रहे, वो फिर आप देखिएगा पीछे से कैसे गायब होते हैं। कंवल शोजब साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा हमारे